नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 32 है इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। टॉप 5 क्वेश्चंस डेली आपको देते हैं हम लोग, और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। जो पहला सवाल है वो है मॉडर्न इंडिया से। सवाल कह रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। कह रहा है प्रोविजंस फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वेयर मेड इन द साइमन कमीशन रिपोर्ट। यार, इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे। जो वायसराय है ना, उनके अनाउंसमेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो जिक्र है, जो प्रोविज़न है, वो हुआ था। तो पहला गलत हो गया। ये जो प्रोविज़न थे वो साइमन कमीशन रिपोर्ट में नहीं थे। कांग्रेस डिड नॉट अटेंड फर्स्ट एंड सेकेंड। कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, मगर फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। तो आपका जो दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा। डिस्कशन एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है। मैं आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर ऐसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज फॉर्मुलेटेड, या फिर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे रहता। तो उसमें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, साइमन कमीशन रिपोर्ट है, इन सब का इन्फ्लुएंस इस पे था। तो यस, जो तीसरा है वो करेक्ट है। सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो सवाल था वो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये इंस्पायर्ड था नेहरू रिपोर्ट से, जो कि 1928 में आया था। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में डोमिनियन की डिमांड करी गई थी। क्या बोला गया था कि हमको डोमिनियन का दर्जा चाहिए, और ये भी कहा गया था कि अगर 1 साल के भीतर हमको डोमिनियन का दर्जा नहीं मिला तो हम डोमिनियन नहीं मांगेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। इसीलिए जो 1929 का जो कांग्रेस सेशन था, वहाँ पर ये बात कही गई थी कि नाउ वी विल डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, वाइट पेपर, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, लोथियन रिपोर्ट, इन सब ने जिससे कि इन सब के पॉइंट को मिला करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 का वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करना रहे तो इनमें से कौन सा जो लेजिस्लेशन है वो काम में आता है, मतलब किस एक्ट को यूज़ करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके अंतर्गत, इसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है। और देखो, मान लो कि कोई राज्य है, मान लो कि बिहार है, बिहार चाहता है कि राज्य में जो नीलगाय है उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि जो धान के, गेहूं के जो खेत हैं, जो उसको जो तबाह करता है नीलगाय, उससे बचाया जा सके किसानों को। तो जो स्टेट होगा ना, स्टेट पहले एक लिस्ट भेजेगा सेंटर को कि मेरे को इन जानवरों को लिस्ट करना है एज वर्मिन, ठीक है ना। अब सेंटर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, नोटिफिकेशन पास करके बोलेगा कि फ्रॉम नाउ ऑन दीज एनिमल विल बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन, ठीक है। हाँ, मगर इस लिस्ट में वो एनिमल नहीं होने चाहिए जो शेड्यूल नंबर 1 में हो। मतलब कि आप इस लिस्ट में टाइगर, हाथी, इन सब का नाम नहीं डाल सकते। ये नहीं बोल सकते कि हाथी जो है उसको हम वर्मिन डिक्लेयर करेंगे ताकि हमको मारने का परमिशन नहीं। शेड्यूल 1 का जो एनिमल है वो इसमें नहीं रहेगा, इस लिस्ट में उसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो आपका केवल पहला सही है, बाकी 2 और 3 गलत है, दोनों नहीं है रिलेटेड वर्मिन से। तो केवल A 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
अगला जो क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी इक्वालिटी समझे, ये आर्टिकल 15 है, आर्टिकल नंबर 14 से ले करके, ठीक है ना, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18 तक आपका जो आर्टिकल है वो किस में आता है, राइट टू इक्वालिटी में आता है। 18 तक आता है क्या, 5, 4, 2, 4, 2। देखो जो फंडामेंटल राइट है ना उसका लिस्ट देख लो एक बार। राइट्स यहाँ पे लक्ष्मीकांत में एक लिस्ट दिया गया है, देखो यहाँ पे जो आपका राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है बातें समझो। तो ये वाला हो गया, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये समझो इससे, ठीक है ना। देखो आपका जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 15 है ना वो भी राइट टू इक्वालिटी में ही आएगा। यहाँ तक कि जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी वाला, वो भी राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है। तो जो पहला है वो गलत हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट इक्वालिटी का पार्ट है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है, आर्टिकल 17 भी राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, तो दूसरा गलत हो गया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 16 to 14 ईयर, ये फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में नहीं आता। राइट टू फ्रीडम में आता है, क्योंकि आर्टिकल 21A है ना, ये आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को बिलोंग करता है और 21A राइट टू एजुकेशन को, समझे। और यहाँ पर देखो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम में आता है, तो ये आपका राइट टू फ्रीडम में आएगा। तो आपका तीसरा भी गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो आपका डी 1, 2 and 3 ऑल 3 आर इनकरेक्ट, तीनों के तीनों गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है स्कीम ऑफ कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद होता है ना किसी स्टेट में, उसका जो कंपोजिशन होता है उसको कौन मॉडिफाई कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है ना, और किसी के पास पावर नहीं है। जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। असेंबली में जितने लोग होंगे उसका 1/3 लोग काउंसिल में होंगे, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते। 40 आपका मिनिमम है, 1/3 आपका मैक्सिमम है, ठीक है। ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है, क्लियर है। मगर जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा कि बिहार के विधान परिषद में इतने लोग होंगे, ये जो प्रिसाइज नंबर है ना वो पार्लियामेंट तय करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है FCNR अकाउंट के बारे में। जो फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट हैं, मान लो कि कोई NRI है, वो अकाउंट खुलाना चाहता है और उसमें वो डॉलर रखना चाहता है, तो वो FCNR अकाउंट खोलेगा। तो FCNR अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं लोकल पेमेंट करने के लिए, ऐसा कोई उस पर लिमिटेशन नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। डिपॉजिट इन FCNR अकाउंट इंक्रीजेज एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ इंडिया। देखो मान लो कि कोई NRI है जो भारत के किसी FCNR अकाउंट में पैसे डालता है, अब वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो पैसे वो लेगा भी तो,
पैसे वो वापस निकालेगा भी तो एक तरह से आप जो अकाउंट है उसमें आप पैसे जमा कर रहे हो एज अ लोन, जिस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जो पैसा आपको वापस मिल भी जाएगा। समझ गए? तो FCNR का जो अकाउंट है उसमें अगर आप कोई पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा दोबारा चुकाना पड़ेगा मेरे को, वो कर्जा है मेरे लिए। तो आपका जो पहला है वो गलत, तो आपने यहाँ पर 1 उड़ा दिया, आपका सही आंसर सी आ गया था। मगर अगर आप दोनों लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपका जो सेकंड है वो सही है और तीसरा भी सही है। जो करेंसी होगा वो फॉरेन करेंसी में रखेंगे। इस FCNR अकाउंट में जो करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी होगी, और इसी कारण से जो बैंक होता है वो करेंसी रिस्क बोरो करता है, ना कि डिपॉजिटर। डिपॉजिटर ने $10 डाला है तो वो आकर के $10 ही निकालेगा। ये नहीं कि इस $10 की वैल्यू आज ₹70 है, बाद में वैल्यू इसके ₹80 हो गई तो मेरे को ₹80 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने डाला है $10, आपको $10 ही मिलेगा, भले ही डॉलर की वैल्यू उस समय कितनी भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका जो थर्ड है वो करेक्ट हो गया। C 2 and 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।